अमीरपुर नाम का गांव झालर और रंग बिरंगी लाइट से सज रहा था। चारों तरफ खुशहाली थी। अरे लाइट वाले भैया, गांव की एक भी गली सूनी नहीं रहनी चाहिए। पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजा दो। क्यों, आज ईद है क्या? जो इतनी तैयारी, झालर मालर किस लिए? आज ना तो ईद है ना दिवाली। वाहिदा चाची, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, ईद से भी बड़ा। मेरी दोनों बेटियों ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है और वो क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप, वजीफा मिला है। अब वो विदेश जाकर पढ़ेंगी। ये सुन वाहिदा चाची और पूरा गांव हक्का बक्का रह जाता है, जबकि आबिदा अपने पुराने दिनों को याद करके गमगीन हो जाती है। सुबह किचन में खाना बनाते हुए, खुशनुमा की अब्बा देखिए तो सही, मन्नत कब से रोई जा रही है। मैं आपका डब्बा पैक कर रही हूँ, आप उसको संभाल लो तब तक। मैंने पहले भी कहा था मुझे बेटियां नहीं बेटा चाहिए, लेकिन तुमने दो दो मुसीबतों को मेरे सर पर सवार कर दिया। अरे बेटा होता तो मेरा सहारा बनता, लेकिन ये बेटियां तो मुझ पर बोझ हैं। अब्दुल गुस्से में बिना खाना लिए काम पर चला जाता है, जबकि आबिदा अब्दुल की बात से काफी दुखी होती है। आबिदा ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था, जिनकी शक्ल अलग अलग थी। खुशनुमा और मन्नत दोनों को पिता होने के बाद भी अब्दुल का प्यार नसीब नहीं होता और आबिदा ही उनकी देखभाल करती है। अम्मी, रशीदा आंटी के बच्चे के साथ हमें भी स्कूल जाना है। आप हमारा दाखिला कब करवाएंगी? हाँ मेरे चांद, शाम को तुम्हारे अब्बा आएंगे तो मैं तुम दोनों के एडमिशन की बात करूंगी। अपनी बच्चियों को मैं खूब पढ़ाऊंगी। शाम को। आबिदा, अरे ओ आबिदा, कहाँ मर गई? शौहर घर में आया है। अरे ये नहीं कि एक गिलास पानी ही पिला दो। अब्बू ये लीजिए पानी। अब्दुल मन्नत को देख मुंह बनाकर उसके हाथ से पानी ले लेता है। मैं क्या कह रही थी कि स्कूल खुल गए हैं, सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं खुशनुमा और मन्नत का भी दाखिला करवा देती हूँ। कोई दाखिला वाखिला नहीं होगा। मैंने इन 2 मुसीबतों को घर में रखा हुआ है, खिलाता हूँ पिलाता हूँ। अब इनका पढ़ाई का बोझ भी उठाऊं और फिर इनकी शादी भी तो करनी है। अरे क्या फायदा पढ़ा लिखा कर। लेकिन पढ़ाई आज के समय में बहुत जरूरी है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी बच्चियों का एडमिशन करवाऊंगी। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है और इतने में यहाँ वहीदा चाची भी आ जाती हैं। क्या बात है, तुम दोनों इस तरह क्यों लड़ रहे हो? अब्दुल वहीदा को पूरी बात बताता है। आबिदा, कहीं तेरा दिमाग तो नहीं सटिया गया? ये तो पराए घर की हैं, इनको पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा? पैसे बर्बाद ही होने हैं। अगर बेटा होता तो उसे पढ़ाती। तूने भी तो 2 बेटियों को जन्म दिया है। आबिदा वहीदा की इज्जत की वजह से उसे कुछ नहीं कहती और अगले दिन अपनी सोने की बालियां बेचकर अपनी दोनों बेटियों का स्कूल में एडमिशन करा देती है। अगली सुबह, मम्मी हमें ड्रेस पहना दो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी वरना। कौन सी ड्रेस और कौन सा स्कूल, ये सब क्या है आबिदा? मैं गांव वालों और आपकी छोटी सोच की वजह से अपनी बेटियों का भविष्य खराब नहीं कर सकती। मैंने अपनी बालियां बेचकर इनका एडमिशन करा दिया है। ये सुन अब्दुल बहुत गुस्सा होता है, पर आबिदा उसकी एक नहीं सुनती और अपनी बेटियों को स्कूल भेजना जारी रखती है और इस तरह 1 महीना गुजर जाता है। खुशनुमा के अब्बू, मैंने 1 महीने की फीस तो भर दी थी, लेकिन अब दूसरे महीने की भरनी है। आप तनख्वाह में से थोड़े पैसे दे दीजिए ना। मैंने कितनी बार कहा है, मुझे ना तुम्हारी बेटियों से मतलब है और ना ही उनकी पढ़ाई से। जब तुम मेरी बात नहीं सुनती तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? अरे पूरे गांव में थू थू हो रही है खुशनुमा और मन्नत के स्कूल जाने से। आज जिन बेटियों से इतनी नफरत करते हैं, एक दिन वही इस घर का और इस गांव का नाम रोशन करके दिखाई। वहीदा चाची से कहती है। वहीदा चाची, कहीं कोई छोटा मोटा काम हो तो बताइएगा। खुशनुमा के अब्बा ने तो अब फीस देने से मना कर दिया है और घर खर्च भी सही से नहीं दे रहे। हाथ बड़ा तंग हो गया है। वो बेचारा भी क्या करे, 1 कमाने वाला 3 खाने वाले। खैर, रशीदा को काम वाली की जरूरत है, अगर चाहे तो वहाँ बात कर लूंगी तेरे लिए। हाँ चाची, कर लेना। इस तरह बच्चों की पढ़ाई के लिए आबिदा राशिदा के घर में झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर देती है और उनसे मिले पैसों से खुशनुमा और मन्नत को पढ़ाती है, जबकि अब्दुल अब परिवार से दूर होता चला जाता है। और एक दिन अब्दुल और आबिदा में इतनी लड़ाई होती है कि ये परिवार को छोड़ देता है और अब घर की जिम्मेदारी आबिदा के कंधों पर आ जाती है। आबिदा लेकिन हिम्मत नहीं हारती और 3-4 घरों में काम लगा लेती है
और इस तरह घर का और पढ़ाई का खर्च उठाती है। मम्मी, आप कब से काम कर रही हैं? अब हमने सोचा है हम भी आपका हाथ बटाएंगे। स्कूल के कुछ छोटे बच्चे हैं, उन्हें हम ट्यूशन पढ़ाएंगे तो थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। और तुम्हारी पढ़ाई, उसका क्या? अम्मी जान, हम पढ़ाई भी कंटिन्यू रखेंगे। मेरा मतलब ट्यूशन देने के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे। खुशनुमा बेटा, रात का 1 बज रहा है, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं अम्मी, बस कल पहला पेपर है तो उसी का याद कर रही थी। पढ़ो बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। खुशनुमा और मन्नत दोनों पेपर के लिए बहुत मेहनत करती हैं और साथ ही घर का खर्च उठाने के लिए ट्यूशन भी पढ़ाती हैं, जिससे इनका काम और ज्यादा बढ़ जाता है। अम्मी अम्मी, कहाँ हैं आप? क्या बात है, इतनी खुशी? हाँ अम्मी, मेरे और खुशनुमा को 90+ % बनी है। हमारे टीचर कह रहे थे कि वो हमारा फोटो बड़े से बैनर पर लगाकर स्कूल के बाहर लगवाएंगे, जैसे सबका लगता है। आबिदा अपनी बच्चियों की मेहनत से बहुत खुश होती है और अब उनका दाखिला कॉलेज में करवा देती है। दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थीं, इसलिए इन्हें बड़े सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। मन्नत और खुशनुमा दोनों खूब पढ़ाई करती हैं और फाइनली इनका रिजल्ट आ जाता है, जिसे देख दोनों बहुत खुश होती हैं क्योंकि दोनों ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। जब ये बात आबिदा को बताती है तो उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहुत अच्छी बात है बेटा, अब तो पूरे गांव को बताऊंगी मेरी बेटियों ने कॉलेज में टॉप किया है, एक बड़ी दावत रखूंगी। पर माँ, मुझे पढ़ाई के लिए बाहर जाना होगा, मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है, मैं एक बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ माँ, इसको जाने दो, कुछ टाइम की ही बात है। मैं यहीं तुम्हारे पास रहकर पढ़ूंगी और जल्द एक स्कूल भी खोल लूंगी। आबिदा भी नम आंखों से मन्नत की बात मान लेती है और फिर पूरे गांव में सजावट कर सभी गांव वालों को दावत पर बुलाती है। वाह आबिदा, तेरी बेटियों ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। मैंने देखा है, इनकी बाहर रोड पर तस्वीर भी लगी हुई है, दिल खुश हो गया मेरा तो। कुछ समय बाद खुशनुमा अपना एक छोटा स्कूल खोल लेती है और गांव की सभी लड़कियों लड़कों को पढ़ाती है, जबकि मन्नत भी विदेश से लौटकर गांव में अस्पताल खोल मरीजों का इलाज करने लगती है और पूरा गांव, जो कभी बेटियों के पढ़ने पर शर्मिंदा होता था, अब वो गर्व से फूले नहीं समाता है। चंदनपुर नामक एक गांव में बड़ा रईस ऐशो आराम से भरपूर घर हुआ करता था, जिसमें विमला अपने पति कृष्णलाल, 2 बेटों राहुल और रजत और एक बेटी चंचल के साथ रहा करती थी। सुनो जी, मेरे राहुल के लिए बस एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की ढूंढ लीजिए। अब मैं सास बनकर बैठकर खाऊंगी और हुक्म चलाऊंगी। तुम अपने बेटे के लिए बहू ला रही हो या अपने लिए नौकरानी? इतने समय तक मैंने आप लोगों की सेवा की, अब मैं बहू से काम करवाऊंगी, मुझे भी तो आराम मिले। हाँ, तुम तो जैसे रोज बड़ी मेहनत करती हो ना। कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं नहीं, मेरी क्या वजह जो मैं तुमसे कुछ कहूँ। इस रजत ने तो लगता है पलंग तोड़ने के लिए धरती पर जन्म लिया है। कॉपी किताब अलमारी में धूल चाट रही है, इसे नींद से ही फुर्सत नहीं है। अब तू कहाँ चली मटकती हुई? माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। इतनी बिरला पुट्टी पोत कर पढ़ने जा रही है या फिर फैशन शो करने? चल जा अब। कुछ देर बाद राहुल एक लड़की को लेकर घर आता है और बताता है, माँ, ये तुम्हारी बहू है। मैंने और सुमन ने शादी कर ली है। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप सुमन को गरीब होने की वजह से कभी नहीं अपनाती। ये बहू है या काला तवा, इसको कहाँ से उठा लाया? भैया, भाभी तो इतनी काली है कि अंधेरे में तो दिखाई ही नहीं देगी। ये फटे पुराने कपड़ों वाली बहू ही मेरे नसीब में थी। हे भगवान, ये कैसा जुल्म किया है तूने। राहुल, मुझे नहीं लगता आपके घर वाले मुझ जैसी गरीब को अपनाएंगे। अरे नहीं नहीं, माँ का गुस्सा कुछ ही देर का है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे चंचल, उस गरीब कल्लो को तो जरा बुला। इस बड़े से घर में आकर खुद को महारानी समझ रही है। चाय क्या इसकी माँ बनाएगी? अरे भाभी, आप कमरे से बाहर भी निकल आओ, सूरज निकल आया है,
लेकिन ये काली घटा बाहर नहीं निकली। माँ जी, मैंने तो बहुत देर पहले ही नाश्ता बना दिया था, मैं बस राहुल को बुलाने गई थी। हे, जरा इस गरीब बहू को तो देखो, कैसे मुंह फाड़कर अपने पति का नाम ले रही है। तेरे माँ बाप ने तुझे धन दौलत दहेज तो नहीं दिया, लेकिन संस्कार ही ले आती। अरे माँ, आजकल ये सब नॉर्मल है, तुम भी क्या पुराने जमाने की बात करती हो। चलो भाभी, जल्दी से नाश्ता दे दो। सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, लेकिन विमला और चंचल सुमन को अपने साथ नाश्ता नहीं करने देती, बल्कि सबके चले जाने के बाद उसे बचा कुचा नाश्ता देती हैं। सुमन भी चुपचाप उसे खाकर काम में लग जाती है। सुमन दोपहर का रात का सारा खाना बनाती है और फिर ढेर सारे बर्तन धोती है। अरे सुमन, इतने सारे बर्तन अकेले क्यों धो रही हो? चंचल की मदद ले लेती। वाह, क्या खूब कहते हो तुम भी। मतलब मेरी बेटी इस गरीब के बराबर में बैठकर बर्तन धोएगी। इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या? वैसे भी इसे तो आदत होगी। गरीबों के घर कौन सी नौकरानियां होती हैं। सही कहा मम्मी। अरे भाभी, बर्तन धोकर हमारे लिए चाय बना देना। सुमन अपने ससुराल वालों की तानों से बहुत दुखी होती है और कमरे में जाकर रोने लगती है। सुमन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैंने आपसे कहा था, आपकी घरवाली मुझे पसंद नहीं करेंगे। वो करे या ना करे, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। चलो ना, हम बाहर आइसक्रीम खाकर आते हैं। राहुल सुमन को बाहर ले आता है और इस तरह राहुल सुमन का ख्याल रखता है, लेकिन उसकी ननद और सास उसे चैन नहीं लेने देती। एक दिन किचन में काम करते वक्त सुमन के हाथों से कांच का बर्तन टूट जाता है। हे भगवान, इस चुड़ैल ने क्या कर दिया। पता है तुझे ये कितने महंगे बर्तन थे? जितने तेरे पूरे घर का खर्चा नहीं होगा, उससे महंगा ये कांच का सेट था। वही बात है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। लेकिन आज तो मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। विमला खौलते हुए पानी में सुमन का हाथ डालती है। सुमन के चीखने चिल्लाने के बाद भी उसे नहीं छोड़ती, और जब सुमन अपना हाथ देखती है तो वो बुरी तरह से जल चुका था। सुमन अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में राहुल भी आ जाता है, जिसे देखकर सुमन पल्लू से अपना हाथ छुपा लेती है और बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी राहुल, अरे सुमन, ये क्या हुआ? तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? भाभी तो अपना बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रखती भैया। मैंने कहा था मैं बर्तन धो देती हूँ, लेकिन गर्म पानी निकालते वक्त अपना हाथ जला बैठी। सुमन, ये क्या बचपना है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। इसी तरह चंचल और विमला सुमन को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन कृष्णलाल उसका साथ देता है। एक दिन राहुल किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर चला जाता है और रात में जब सुमन किचन साफ कर रही होती है तो उसके पास रजत आता है। अरे भाभी, क्या दिन भर काम करती रहती हो? लगता है राहुल भैया आपका सही से ख्याल नहीं रखते। आप चाहे तो मैं आपका ध्यान रख सकता हूँ। ये कहकर रजत सुमन का हाथ पकड़ लेता है और सुमन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इतने में चंचल किचन में आ जाती है। ये क्या ड्रामा चल रहा है? देखो ना चंचल, भाभी मेरा हाथ पकड़ रही थी। माँ जल्दी आओ, इस गरीब कल्लो को देखो। एक भाई को तो फंसा लिया, अब दूसरे की तैयारी कर रही है। क्या इसकी इतनी हिम्मत? ये गरीब तो मेरे दोनों बेटों को फंसाकर अमीर होने के सपने देख रही है। नहीं नहीं माँ जी, रजत ही मेरा हाथ पकड़ रहे थे। क्या मेरा इतना सुंदर लड़का तुझ जैसी पर डोरे डालेगा? अरे इतने बुरी पसंद नहीं है उसकी। और अगले दिन सुमन राहुल को सारी बात बताती है। अब इस घर में हम नहीं रहेंगे। क्या हुआ? अगर सुमन गरीब है तो इसका दिल हीरे से भी महंगा है और मैं इससे प्यार करता हूँ। अब मैं और सुमन इस घर में नहीं रहेंगे। वैसे भी मुझे कंपनी की तरफ से एक बड़ा फ्लैट और गाड़ी मिल गई है, हम वहीं रहेंगे। राहुल सुमन को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो जाती है। उस गरीब की वजह से मेरा मेहनती बेटा भी हाथ से चला गया। रजत, तू ही अब कुछ काम कर ले। कब तक हम इस गरीबी में जिएंगे? लगता है उस गरीब का परछामा हमारे घर पर भी पड़ गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हाथों में कटोरा आ जाएगा। रजत दिन भर चारपाई तोड़ता रहता है और कोई भी काम धंधा नहीं ढूंढता। एक दिन विमला की तबीयत खराब हो जाती है और उसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, लेकिन कृष्णलाल के पास इलाज के पैसे नहीं होते। सुमन और राहुल दोनों हॉस्पिटल में आते हैं
और विमला का अच्छे से इलाज करवाते हैं। सुमन भी दिन रात विमला की सेवा में लगी रहती है और फिर विमला को घर ले आती है। ये देखकर विमला को भी अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, तुझे गरीबी का ताना देकर तेरा जीना दुश्वार कर दिया। मुझे माफ कर दे। अगर आज तू और राहुल ना होते तो मैं आज यमराज के सामने होती। नहीं माँ जी, आप मेरी माँ के समान हो। मैं और राहुल कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। भाभी, मुझे भी माफ कर दो, उस दिन मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। और ये पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय।